ओके सो वेलकम गाइस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था सुपर कंप्यूटर के आगे का जो टॉपिक है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर सीपीयू जो काम करता है उसको एएलयू भी बोलते हैं। एएलयू मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है, लेकिन ये दो अलग अलग पार्ट है। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, मैथ्स के फंक्शन करता है। लॉजिकल मतलब जो ट्रू और फॉल्स, जैसे कंप्यूटर में पता है हम स्पेलिंग लिखते हैं तो वो स्पेलिंग क्या होता है, अगर हम RWN लिखे तो कंप्यूटर रेड लाइन देता है, और U 2 बार लिखा है वो बताता है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस है। फिर कीबोर्ड पे जो बटन में एंटर दबाता हूँ वैसे नेक्स्ट स्लाइड आ जा रहा है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस है जो ALU परफॉर्म करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस वो भी CPU करता है, जो कीबोर्ड से डेटा हमारे स्क्रीन पे जा रहा है। फिर हम लोग कभी कभी कोई फाइल को कॉपी करके पेन ड्राइव में पेस्ट करते तो वो हार्ड डिस्क से डेटा पेन ड्राइव में जाता है, उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बोलते हैं। फिर इंटरनल डेटा मूवमेंट मतलब हम लोग कभी कभी कोई फाइल क्रिएट करते, तो जब क्रिएट करते ना वो फाइल रैम में स्टोर होती है, फिर उसको जैसे ही सेव करेंगे ना तो वो फाइल हार्ड डिस्क में चली जाती है। या हम लोग फाइल कंप्यूटर में थी और फिर पेन ड्राइव में हमने डाल दी, या CD में डाल दी, या कोई भी और अपने एक्सटर्नल डिवाइस में ऐड की, तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड इंटरनल डेटा मूवमेंट्स का काम होता है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस करना। हम कोई भी फाइल में चेंज करते हैं और फिर सेव करते हैं, फिर हम ओपन करते हैं, फिर हम नई फाइल चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, फिर हम सेव करते हैं, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन। हम डेटा को बार बार चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में, इसीलिए कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। जब पेपर में अगर करेक्शन होता है तो वो एक बार रफ करके फिर कर देते हैं, पेपर की क्वालिटी ख़राब होते जाती है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में कितनी भी बार डिलीट करो, कितनी भी बार लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो है 3 सिद्धांतों पे चलता है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। अब इनपुट हम जब कंप्यूटर में कीबोर्ड पे 2+2 हम टाइप करते हैं तो ये डेटा सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है कंप्यूटर का, वो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को बोलेगा 2+2 कितना होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ना, कंट्रोल यूनिट को 4 आंसर देंगे। 4 आंसर है ना, मॉनिटर पे बोलेगा 4 डिस्प्ले पे दो, फिर मॉनिटर 4 डिस्प्ले देगा और वापस कंट्रोल यूनिट को मैसेज देता है कि डिस्प्ले किया। अगर वो कभी कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले देता है और डिस्प्ले नहीं लेता है तो हमको वापस एक मैसेज आता है, दिस कांट बी डिस्प्लेड, दिस फाइल कांट बी ओपन, ऐसे मैसेज देता है। तो वो कंट्रोल यूनिट है ना, पूरा मैनेजर है, वो काम करता है। एक्चुअली ज़्यादा मेहनती लोग तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट तो बॉस है और वो हुक्म चलाता है बेचारी ये दोनों के ऊपर। और तीसरा एक मेमोरी है जो नीचे बैठा रहता है, और वो जो भी फाइल्स यहाँ पे इन और आउट होती है जिसको भी सेव करते हैं वो मेमोरी अपने पास रख लेता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस है, जैसे मैंने बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल टेस्ट यानी ट्रू और फॉल्स, जिसके अंदर स्पेलिंग चेक्स आ जाते हैं, कीबोर्ड और माउस के मूवमेंट्स आ जाते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है, सुपरवाइज द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम IP। IP का मतलब इनपुट डिवाइस से CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुपरवाइज द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम CPU टू OP, आउटपुट। सुपरवाइज द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, मतलब इंटरनली हार्ड डिस्क और रैम के अंदर डेटा ट्रांसफर जो होता है, मदरबोर्ड से जो हार्ड डिस्क में डेटा जा रहा है, वो सब वो कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। नेक्स्ट है मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा गिवन टू कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। जो भी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते वो सारे मेमोरी में सेव हो जाते। तो कोई भी आके कल बोलेगा ना तूने कंप्यूटर पे क्या किया, तो चेक कर ले भाई, हिस्ट्री है। यस, 2 टाइप की मेमोरीज होती है कंप्यूटर में, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक रैम और रोम। ये दोनों ही है ना मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होते हैं। अब रैम अगर हम बात करें तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब क्या, कुछ भी, तो रीड एंड राइट मेमोरी है। इसको वोलाटिल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम
डेटा रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रैम, मतलब जब भी हम कंप्यूटर को रन करते हैं और जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो पहले रैम में जाता है और रैम से ऑन होता है। अगर आपका प्रोग्राम है जैसे फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ है, दोनों मिला के 10 GB होता है, अपने कंप्यूटर में 8 GB, तो 1 बाय 1 वो ओपन तो कर देगा, बट उसके अंदर जब फाइल्स बढ़ाएंगे ना हम तो वो हैंग हो जाएगा। फिर आप बोलोगे हैंग क्यों हो रहा है, तो फिर अपने को कंप्यूटर में रैम बढ़ाना पड़ेगा। तो यूजुअली इसीलिए आपने नोटिस किया रहेगा 4 GB रैम के कंप्यूटर में चीज़ें बहुत जल्दी लोड हो जाती है, बिकॉज 4 GB में 2 से 3 GB तो विंडो अकेला खा जाता है, फिर आपका सॉफ्टवेयर वो थोड़ा मेमोरी खाएगा। तो इसके लिए रैम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए जितने प्रोग्राम्स है, या फिर जितनी रैम है उसके हिसाब से ही प्रोग्राम आप इंस्टॉल करो, ज़्यादा प्रोग्राम मत डालो। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी दैट वी कैन राइट इनटू मेमोरी। नहीं, वी कैन नॉट राइट इनटू मेमोरी। इसमें एक बार कंप्यूटर कंपनी जो होती है वो इसमें इंस्ट्रक्शंस डाल के कंप्यूटर बना के हमको बेचती है, हम इसके अंदर मैनुअली खुद कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर जैसे ही चालू होता है और जैसे ही पावर आता है उसमें, तो किस चीज़ को ऑन होना चाहिए, किस चीज़ को ऑफ होना चाहिए, क्या पहले चालू करना है, क्या बाद में चालू करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस रूम के पास है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर का पावर बटन दबाया, वैसे ही कंप्यूटर सबसे पहले क्या स्टार्ट करता है आप लोग के हिसाब से, मॉनिटर या कीबोर्ड? नहीं, ये सबसे पहले कीबोर्ड चालू करता है। क्यों? के लिए जब कंप्यूटर बना था तब मॉनिटर था ही नहीं, तब खाली कीबोर्ड होता था और प्रिंटर होता था। इसके लिए उन लोग ने सबसे पहले, आज भी कंप्यूटर की सेटिंग है कि कंप्यूटर जैसे ही चालू होगा ना, पहले कीबोर्ड वो स्टार्ट होता है और उसके बाद मॉनिटर पे डिस्प्ले देगा। मॉनिटर नहीं भी रहेगा ना तो मैं सीपीयू, कीबोर्ड से सीपीयू को ऑपरेट कर सकता हूँ बिना इसके। यस, ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल मेमोरी, सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में 3 टाइप्स है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आउटडेटेड हो गई है गाइज, आई नो, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइप, यू नो, मतलब जब कंप्यूटर बना था तब फ्लॉपी डिस्क थी। आज भी बहुत सारे पियानोज होते हैं ना, वो फ्लॉपी डिस्क, पियानो की जो म्यूज़िक की जो ऑटो थीम होती है ना, वो अभी भी फ्लॉपी डिस्क पे स्टोर्ड है आज भी। अभी डिजिटल पियानोज आ गए हैं, बट पुराने जो पियानोज है उसके अंदर आज भी फ्लॉपी डिस्क चलता है। तो इसके लिए फ्लॉपी डिस्क एकदम ही आउट, बंद हो गया, नया बंद हो गया बनना, बट जूना जो है वो यूज़ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद हार्ड डिस्क एक है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या हो गया है राइट नाउ कि 2 टाइप्स आ गई, एक मैकेनिकल हार्ड डिस्क आ गई है, एक स्टैटिक ड्राइव आ गई है। मैकेनिकल का लाइफ 4 से 5 साल होता है, स्टैटिक ड्राइव का लाइफ उससे थोड़ा ज़्यादा 7 to 8 ईयर्स हो जाता है। मैकेनिकल हार्ड डिस्क अगर गिर गई तो वो डैमेज हो सकती है। स्टैटिक हार्ड ड्राइव जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है वैसा है, तो वो गिर भी जाएगा तो हार्ड ड्राइव उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली टूटने का डर है, फिजिकल डैमेज वो तो आ ही सकता है, बट उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसके अंदर मैकेनिकल हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेट होता है, मैकेनिकल हार्ड डिस्क के अंदर स्पिंडल होता है, रोटर होता है जो गोल गोल घूमता है। स्टैटिक ड्राइव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए उसका डैमेज होने का चांसेस कम होता है। एक खाली है मैकेनिकल हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेट और रोटर होता है ना, तो अगर पावर ज़्यादा या कम हुआ तो वो डैमेज हो सकता है, बट स्टैटिक ड्राइव के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइट आता है या जाता है जिससे कंप्यूटर को इफेक्ट होता है, वो हार्ड डिस्क को इफेक्ट नहीं होगा, स्टैटिक ड्राइव को। और एक है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क आजकल बंद हो चुकी है, उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ है मार्केट में डीवीडी, उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ हार्ड डिस्क है। आजकल डीवीडी के बदले में लोग पेन ड्राइव ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक ब्लू रे डिस्क भी आ चुका है मार्केट में। ब्लू रे डिस्क है ना गाइज, ये 20 GB 40 GB हार्डली 15-20 रुपये में आ जाती है। चाइना के प्रोडक्ट्स है वो 15 to 20 रुपीज़, और ब्रांडेड कंपनी का 40 to 50 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टोर्स पे बहुत सारी चीज़ों पे अवेलेबल है मार्केट में। सो बट जो नॉर्मल CD राइटर होते हैं ना, उसमें ब्लू रे डिस्क नहीं चलेगी, तो आप मेक श्योर आपके DVD के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए ब्लू रे, या उसका सिंबल बना होना चाहिए, तो ही अपन वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। और हार्डवेयर, अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं, तो हार्डवेयर का मतलब क्या, हमको पता होना चाहिए कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कैसे ऑपरेट हो रहा है, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, माउस क्या है, प्रिंटर, माउस में कितने टाइप्स होते हैं, प्रिंटर में कितने टाइप्स होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके कैबिनेट्स, सीपीयू में भी 2-3 प्रकार के कैबिनेट्स होते हैं, स्लीपिंग कैबिनेट होता है, टावर कैबिनेट होता है, मिनी डोर होता है, कार्ड्स है, सर्किट्स है, कॉर्ड्स है मतलब वायर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और दूसरे भी बहुत सारे डिवाइसेस है जैसे बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर,
सो ये सारी चीज़ों को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कनेक्शन जो है वो हमको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना यूजुअली आपका मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स है। एक हम लोग हमेशा विंडोज़ की बात करते हैं, बट विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स हैं, बट विंडोज़ के अलावा एप्पल का iOS या मैकिन्टॉश भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा लिनक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। ये भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और एक एंड्रॉयड है जो वर्ल्ड फेमस है मोबाइल्स के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपको विंडोज़ में भी मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉयड में मोबाइल पे भी मिलेगा। तो लेकिन दोनों, कंप्यूटर वाला मोबाइल पे नहीं ओपन होगा, मोबाइल वाला कंप्यूटर में नहीं जाएगा। तो आपको ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे ओरेकल है, रेलवे रिजर्वेशन, टिकट बुकिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है, डायरेक्टरी विकीपीडिया का जो सॉफ्टवेयर है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर आपने सुना रहेगा, तो जैसे फोटोशॉप आपने सुना रहेगा, कोरल ड्रॉ आपने सुना रहेगा, टैली सॉफ्टवेयर आपने सुना रहेगा, ये सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर इसका शब्द हो गया सॉफ्टवेयर, मोबाइल के अंदर इसका स्टार्टिंग का 3 लेटर एप्स, उससे नाम हो गया। तो मोबाइल में हम शॉर्ट कर देते इसको एप्स, और कंप्यूटर में इसको शॉर्ट कर देते हम लोग सॉफ्टवेयर, जबकि इसका पूरा नाम था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम में या तो ऑपरेटिंग ओएस बोलते हैं या तो सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम है? विंडोज़ है, मैकिन्टॉश है, एंड्रॉयड है। तो आजकल शॉर्ट फॉर्म का ज़माना है, तो आपको पता होना चाहिए ओएस मतलब क्या, एप्स मतलब या सॉफ्टवेयर सेम होता है। एक्सटेंशन, अब जब भी कंप्यूटर में आप कोई फाइल सेव करते हो तो उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं। जैसे कि MS पेंट आता है तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन BMP होता है, फिर एक्सेल का XLS होता है, वर्ड का DOC होता है। अब आप बोलेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड शो करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, और दिस कंप्यूटर में यहाँ पे कोई भी एक फाइल ले लेते हैं जिसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आपको ये बता रहा है JPG, ये फ़ोटो है और इसकी फाइल का एक्सटेंशन JPG है। ओके, फिर जैसे इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी करते हैं तो यहाँ पे लिखा है फ्लैश एनिमेशन है, ये MP4 फाइल है। तो हर फाइल का कोई ना कोई इस तरीके का एक्सटेंशंस होता है। जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कोई हमारी वर्ड एक्सेल की फाइल लेते हैं, तो अब ये एक्सेल देखो X लिखा है, मतलब एक्सेल की फाइल है। अब यहाँ पे राइट क्लिक प्रॉपर्टी में हम गए तो यहाँ पे देखिए .xls एक्सेल फाइल है, ओपन्स विथ एक्सेल .xls। तो आप यहाँ पे भी मैं एक फाइल का नाम, ये साक्षी जैसे यहाँ पे फाइल का नाम है, वैसे ही यहाँ पे भी एक फाइल का नाम मैं साक्षी1 रख सकता हूँ। 2 साक्षी1 नाम की फाइल है। कैसे? ये पावर पॉइंट की फाइल है। जब इस फाइल पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा है .pptx, मतलब साक्षी1 .pptx फाइल है, और ये वाली साक्षी1 .xlsx की फाइल है। सो गाइस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एक्सटेंशन का काफ़ी। इसके बाद नोटपैड की फाइल्स होती है उसमें .txt, इंटरनेट की फाइल होती है उसमें HTML लिखा हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेट है ना www वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंट्रोड्यूस हुआ था सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च में। ये एक मल्टीमीडिया इंटरफेस था। उस टाइम पे आर्मी वालों के लिए काम आता था, कम्युनिकेट करने के लिए ज़्यादातर, या वो दूसरे देश में जाते थे उस टाइम पे, प्लेन से फ़ोटो खींचते थे तो तुरंत इनको यहाँ पे चाहिए रहता था। बट अब जैसे वॉर ख़त्म हो गया, ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे वॉर में तो यूज़ हो नहीं रही है, धीरे धीरे करके ये आउटडेटेड होने लगी उनके लिए। तो इन्होंने इसको यूनिवर्सिटी को डोनेट किया, फिर यूनिवर्सिटी ने इस पूरे नेटवर्क को यूनिवर्सिटी उनके दूसरे कॉलेजेस में, और फिर ऐसे करते हुए आज पूरे वर्ल्ड में ये इंटरनेट फैल गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, आज हम लोग जो भी यूज़ करते हैं ना गाइज, वो इंटरनेट का खाली अपर टिप है। जैसे हम समुंदर के अंदर बर्फ़ का टुकड़ा था, टाइटैनिक थी, तो पहाड़ ऊपर छोटा दिख रहा था, नीचे पहाड़ बहुत बड़ा था। वैसे इंटरनेट हम छोटा सा ही देखते हैं कि बैंक है, गूगल है, इसके अलावा इंटरनेट बहुत मास है, वास्ट है। इतने सालों से इतना सारा डेटा अपलोड हो रहा है, तो वो कहाँ कहाँ गया रहेगा, कितने साल। हमको फ्रेश डेटा हमेशा दिखता है, जूना डेटा नीचे नीचे जाते जाता है। तो 69 से जो लॉन्च हुआ है, तो आज 50 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा ईयर्स हो गए हैं।
तो वो सारा डेटा किधर जा रहा है, तो नीचे वो स्टोर हो रहा है। तो हम जब गूगल पे जब आप सर्च करते हो कोई, तो वो 1 लाख रिजल्ट्स बता देता है, तो हम तो पहले 4 ही देखते हैं, वो 1 लाख रिजल्ट्स नहीं देखते। तो यही रीज़न है कि इंटरनेट बहुत वास्ट है। हम सिर्फ अपर पार्ट देखते हैं, जैसे समुंदर होता है ना या ओशन होता है, तो हम ओशन में ऊपर ऊपर तैरते हैं, नीचे डीप में नहीं जाते, जबकि पानी बहुत गहरा है नीचे। इंटरनेट बहुत डीप है, वास्ट है। इंटरनेट को एक्सेस करना तो www लिखना पड़ता है, तो हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, और उसके आगे जो भी फाइल का नाम है वो। अच्छा, मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जैसे 3D प्रिंटर मार्केट में आ चुका है गाइस, जिसके अंदर है ना आप रबर से, प्लास्टिक से, मेटल से कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। मेटल वाले प्रिंटर महंगे आते हैं, रबर और प्लास्टिक वाले प्रिंटर थोड़े से चीप है। चीप मतलब 1.25 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 2 लाख 3 लाख तक जाता है, दैट इज़ द चीप फॉर 3D प्रिंटर। मेटल के प्रिंटर आते हैं, वो 10 लाख से स्टार्ट होते हैं, करोड़ रुपए तक जाते हैं। वो मेटल को पिघला के बना रहा है ना, तो वो और महंगा होता है। और एक 3D प्रिंटर में दुबई यूज़ कर रहा है 3D प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल्डिंग्स, जिसके अंदर मतलब सीमेंट है, पानी है, रेती है, बजरी है, सारी चीज़ें वो ऐड कर देता है उसके डब्बों में, और फिर वो उस सब चीज़ को मिला के खुद से ही बिल्डिंग को बनाने लग जाता है। दैट इज़ द 3D प्रिंटर जो दुबई यूज़ कर रहा है। स्क्रीन टेक्नोलॉजी गाइस, स्क्रीन टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया है कि जो हम लोग पिक्सल्स होते हैं ना गाइस, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं डॉट 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 डॉट, तो ये डॉट डॉट है ना, अगर आप कोई मशीन की या 3D प्रिंटर की मदद से कोई भी ग्लास के ऊपर प्रिंट करा दो, तो 70% विजिबिलिटी है। लाइक हम लोग जो दिन में ग्लास देखते हैं ना, जिसको बाहर वाले को हमारा अंदर का कुछ नहीं दिखता है, वो ग्लासेस मतलब उस लेवल के ग्लासेस रहेंगे जिसके ऊपर आपको कुछ भी प्रिंट आप कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपको पूरा आपके कंप्यूटर का इंटरफेस डाल सकते हो। सैमसंग ने 70% टेक्नोलॉजी, इसमें 70% ट्रांसपेरेंसी लॉन्च कर चुका है, और वो भी आज से 3-4 साल पहले। तो बट 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है, थोड़ा पारदर्शी जो बोलते थे वो 70% ही अवेलेबल है, बट मार्केट में आ चुकी है। तो आप अपने ग्लासेस में या घर के अंदर विंडो ग्लासेस पे 3D प्रिंटर प्रिंट करा सकते हो, और आपको दिन में जैसा स्क्रीन चाहिए वैसा आप अलार्म सेट कर सकते हो, कंप्यूटर से उसको कनेक्ट कर सकते हो। सो ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में। वेरेबल डिवाइसेस गाइस, मैं इसकी बात करूंगा तो आज की डेट में ये डिवाइसेस ज़रूरी है, बहुत अच्छे हैं। जब आप हाथ में ये घड़ी पहनते हो तो ये आपकी हार्ट की रेट बताता है, जिससे क्या है कि अगर किसी पर्सन की हार्ट रेट तुरंत फ्लक्चुएट होने लगती है, तो वो डिवाइस पहले ही इंडिकेट कर देता है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। एंड इसी तरीके से एप्पल की एक वॉच थी, जिसके यही हार्ट रेट्स चेंज होने की वजह से उसने एक मैसेज उसके बच्चे को, मतलब उसके लड़के को सेंड किया। उसके लड़के ने देखा कि हार्ट रेट्स अभी काफ़ी फ्लक्चुएट होने लग गए हैं, तो इंस्टेंटली मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, एंड उसके लड़के ने उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया, एंड उसकी वजह से उसके फादर बच गए। सो ये एक इंसिडेंट मैं ऐसे बता सकता हूँ। इसके अलावा भी वेरेबल डिवाइसेस में ग्लासेस आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, उन पता नहीं होता है, तो मॉनिटर करने के लिए ग्लासेस आप यूज़ कर सकते हो, या वॉचेस पहना के रख सकते हो, बच्चा किधर जा रहा है, मूवमेंट क्या है हमको पता चलता है, कहाँ कितनी देर रुका है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है कि हम उसके ऊपर 24/7 नज़र रख रहे हैं, वो गलत भी है सेम टाइम पे। अभी हर डिवाइस की प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों है, आपके हाथ में है, आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो। स्मार्ट मशीन्स गाइज, कुछ सेंसर्स बहुत सारी मशीन्स में आजकल लगने लग गए हैं, जैसे कि बाइक है, ट्रॉन एक मूवी का नाम है, जिसके अंदर एक बहुत ही स्मार्ट बाइक लॉन्च की थी। उसके बाद से बहुत सारे बाइक्स यहाँ पे जैसे KTM आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोटो में, जिसके अंदर सेंसर है कि अंधेरे में लाइट ऑटोमेटिक चालू होता है, लाइट का कोई स्विच नहीं है। उसके बाद उसके अंदर स्टैंड है, अगर स्टैंड चालू रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अगर है ना बाइक को स्टैंड निकाल दिया, बाइक स्टार्ट कर दी, और बाइक अगर एक एंगल से ज़्यादा बेंड हो जाती है, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ऐसे सेंसर्स लगाने की वजह से बाइक और स्मार्ट होते जा रही है। मैं सिर्फ बाइक का ही एग्जांपल नहीं लूँगा, ऐसे और भी बहुत सारी मशीन्स है जो कि स्मार्ट होते गई है। सेम गाइज मशीन मेकिंग कंप्यूटर्स मैक, आप ये चीज़ गूगल पे सर्च करना तो एप्पल कंपनी ने ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जो खुद उसके मशीन्स या उसके कंप्यूटर्स बना रहे हैं, ना कि कोई ह्यूमन। वहाँ पे ह्यूमंस खाली टेस्टिंग के लिए काम आता है, बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्यूटर से होती है। Thank you for listening me.